स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हम लोग आई दृष्टि कर रहे हैं और आज जो है थोड़ी तबीयत भी नासाज थी, थोड़ी थकान ज़्यादा है, इसलिए सोचा था मैंने कि लेक्चर नहीं लाऊंगा। लेकिन चैनल नया हो या पुराना, और मुझे लगता है कि अगर डेडिकेशन के साथ मैंने काम नहीं किया तो फिर एक दो चार लोग जो भी दर्शक हैं मेरे, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके लिए अपसेट करने वाला होगा ये। और डिसअपॉइंटमेंट मैं किसी भी व्यक्ति की नहीं चाहता। दूसरी चीज़ कि अगर मेरा चैनल नया है, ठीक है, फिर भी मैं गैप करने की जगह एक छोटी वीडियो ही बना के आपको देना चाहूँगा। तो वीडियो की लेंथ शायद 1 घंटे की ना हो, लेकिन फिर भी जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो पूरी तरह से आपको कंठस्थ कराने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आईएसएफआर की रिपोर्ट। आईएसएफआर की रिपोर्ट एक बायनियल रिपोर्ट है, यानी कि 2 वर्षों में एक बार जारी की जाती है। तो लास्ट जो रिपोर्ट आई थी वो 2021 वाली आई थी, अभी जो रिपोर्ट आ रही है वो यहाँ पर 2024 वाली आ रही है, ठीक है, 23 वाली आ रही है, ठीक है ना। देख लेते हैं। तो आईएसएफआर रिपोर्ट जो है सबसे पहले जारी की गई थी 1887, एक सेकेंड, 1987 में, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, 1987 में जारी की गई थी, जो कि संदर्भ रखती थी 81-83 की भारत वन स्थिति रिपोर्ट, जिसको इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कहा जाता है। ये आपके फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार की जाती है और पर्यावरण जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत जो है जारी की जाती है, ठीक है। 18वीं ये भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है। आईएसएफआर 2023 का डेटा इसमें दिया हुआ है। जारी कब हुई है तो 21 दिसंबर 2024 को जारी हुई है। और अगर पिछले वर्षों के प्रश्नों पर गौर किया जाए तो हर वर्ष लगभग जब भी ये रिपोर्ट आती है तो एक का दुक्का प्रश्न इससे पूछे ही जाते हैं, फिर चाहे वो आरओ का एग्जाम हो, यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, किसी का भी एग्जाम हो, तो पूछे ही जाते हैं, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है वो आपकी जानकारी के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार जो वनावरण है, वृक्षावरण है, फिर बैम्बू का जो आवरण है, फिर मैंग्रोव्स का जो आवरण है, ठीक है, ये किस तरह से स्टेट्स में बढ़ घट रहा है। तो महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कहता है कि आईएसएफआर 2023 के अनुसार कुल वनावरण जो है वो आपका 71.53 मिलियन हेक्टेयर है। तो वनावरण का मतलब क्या होता है कि वन का आवरण, ये वृक्षों के आवरण की बात नहीं कर रहा है, वन के आवरण की बात कर रहा है। तो ये जो है 71.53 मिलियन हेक्टेयर है। और ये पूछे ना पूछे, ये जरूर पूछ सकता है कि कितना प्रतिशत वनावरण है, तो 21.76% जो है टोटल वनावरण है। आगे अगर बात करते हैं तो वनावरण और वृक्षावरण कितना है, तो 25.17% है। इस प्रकार अगर आपसे वृक्षावरण को लेकर के प्रश्न हो जाए कि आप बताइए कि भारत में टोटल आईएसएफआर 2023 के अनुसार वृक्षावरण का कितना प्रतिशत है, तो बस 25.17 में से 21.76 घटा देंगे और 3 के आसपास जो भी डेटा आएगा वही इसका करेक्ट डेटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3.41% आएगा। क्या आएगा, तो वृक्षावरण आएगा। फिर कहते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई थी। इसके अनुसार ये मतलब कोशिश की गई कि देश का 1/3 यानी कि 33.33% जो है टोटल वन होना चाहिए, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में 2/3 या 66% होना चाहिए। समझ में आ रहा है? 2 तरह की कैलकुलेशन की गई। पहला पहाड़ी क्षेत्र के लिए की गई, दूसरा आपके मैदानी क्षेत्र के लिए की गई। किसके द्वारा की गई, तो 1988 की जो राष्ट्रीय वन नीति थी उसके द्वारा की गई। उसमें कहा गया कि इन जनरल, मतलब सामान्य क्षेत्रों में 1/3 वन होना चाहिए, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में 2/3 वन का प्रतिशत होना चाहिए। लेकिन अभी भी हम लोग उस प्रतिशत पे नहीं पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं कि वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिला दिया जाए तो 25.17% टोटल होता है, ठीक है। वहीं वृक्षावरण का प्रतिशत जो है उसमें 3.41% है मात्र। फिर बात आती है कि आईएसएफआर 2021 की तुलना में 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 156.41 वर्ग किलोमीटर के वनावरण की वृद्धि हुई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है। यानी कि प्रश्न यहां से भी पूछा जा सकता है कि अगर 2 रिपोर्ट्स का कंपैरिजन किया जाए, यानी कि 2021 की रिपोर्ट का कंपैरिजन किया जाए 2023 की रिपोर्ट से, तो क्या वनावरण वृक्षावरण में कुछ बढ़ोतरी हुई है, तो आप कहोगे हाँ, बढ़ोतरी हुई है। 156.41 वर्ग किलोमीटर के वनावरण की वृद्धि हुई है। वहीं आईएसएफआर 2023 के अनुसार देश में कुल वृक्षावरण जो है वो 11.20 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.41% है। ये मैंने आपको निकाल के पहले भी दे दिया है। 2021 की तुलना अगर की जाए तो पहाड़ी जिलों में वन का कितना वृद्धि हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 234.14 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी वृद्धि हुई है वनावरण में, और मैदानी क्षेत्रों में भी वृद्धि हुई है वनावरण में, तो ये एक अच्छी बात है। उत्तर पूर्वी राज्यों में जो देश के कुल वनावरण का लगभग 1/4 योगदान करते हैं, विगत आकलन की तुलना में यहाँ पर 327.30 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है।
क्या मतलब है कि जो आपके इंडिया में ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है ना, एक सेकंड, इंडिया तो ढंग से बना दूं मैं, ठीक है, ठीक है ना, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ये 1/4 भाग रखते हैं टोटल वनावरण वृक्षावरण का। तो ये जो है वनावरण का अगर 1/4 भाग रखते हैं तो क्या इनमें बढ़ोतरी हुई है? नहीं, इनमें हो गई है कमी 2021 की तुलना में, और हुई है 327.30 वर्ग किलोमीटर की कमी। फिर 2021 की तुलना अगर ISFR 2023 से करें तो मैंग्रोव्स में भी कमी हो गई है। कितना हुई है? तो 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। यानी कि मैंग्रोव्स क्या होते हैं? मैंग्रोव्स एक विशेष प्रजाति है जो कि दलदली या मार्शी लैंड में पाए जाते हैं। ये प्रजातियां क्या करती हैं? तो टाइड्स आने से रोकती हैं, ठीक है ना, ज्वार भाटा आने को कम करती हैं, मछलियों का आवास होती हैं, अन्य बहुत सारे जीवों का आवास होती हैं यहाँ पर, ठीक है ना, और बाढ़ इत्यादि को भी वो रोक सकती हैं, ठीक। तो एक विशेष प्रकार के मैंग्रोव्स वन होते हैं जो कि फ्लोटिंग टाइप के होते हैं और पानी के ऊपर ही पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। आप देख भी सकते हैं, वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है, अगर आपको मालूम हो तो उसका नाम लिखिए, वहाँ पर सबसे ज़्यादा है, मतलब वेस्ट बंगाल में भी एक ही डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर है भारतीय वन एवं वनों के बाहर के वृक्षों की बात की जाए, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट की बात की जाए, तो उसका वृद्धिमान स्टॉक जो है कितना आंका गया है? तो 6,429 मिलियन घन मीटर जो है आंका गया है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट ग्रोइंग स्टॉक कितना है? तो 6,429.64 मिलियन घन मीटर आकलित किया गया। अगला कहता है कि ISFR 2023 में 17 राज्य, संघीय क्षेत्र और उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक वनाच्छादित है। तो 17 राज्य हमारे वहाँ ऐसे हो चुके हैं 28 में से, जहाँ पर 33% वन पाया जाता है, जबकि 8 राज्यों संघ शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर 70% वन जो है भूभाग पाया जाता है, ठीक है। तो 70% वाले कितने राज्य हैं? तो टोटल 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके हैं। वर्तमान अगर आकलन किया जाए तो 19 राज्य संघीय क्षेत्र में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण वृक्षावरण के अंतर्गत आता है। तो कुल अगर ले लिया जाए तो उसमें आपका 19 राज्य या संघ शासित या संघीय क्षेत्र जो है वो 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण में आते हैं। यानी कि 28 + 8 यानी कि 36 टोटल राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं हम लोग के वहाँ। इसमें से 19, ठीक है, हम लोग के क्या होते हैं? लगभग 50% हम लोग के स्टेट्स जो हैं, लगभग 50% स्टेट्स क्या होंगे? 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र में वनावरण और वृक्षावरण रखते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन केवल 50% लगभग रख रहे हैं, ये एक बुरी बात है। 2023 के अनुसार अगर बात किया जाए तो झाड़ियों का क्षेत्रफल भी इस बार गिवन है 43,622.64 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि परसेंटेज शायद मैं अपने बेसिस पर आपको याद करा दूँ, ठीक, परसेंटेज में नहीं दिक्कत है क्योंकि मैं बार बार रिवाइज करूँगा तो याद हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन जो डेटा है वो तो आपको याद कराना ही कराना है, चाहे आप किसी सर से पढ़ लीजिए, चाहे मुझसे पढ़ लीजिए या 1 लाख रुपया देके कहीं आप किसी कोचिंग में होंगे तो वहाँ पढ़ लीजिए, क्योंकि वो डेटा नहीं कोई याद कराने की जिम्मेदारी लेता है, वो पर्सनल चीज़ें हैं। याद कैसे करेंगे इसका ट्रिक जरूर बता सकता हूँ कि जैसे एक दिन में आप कोशिश करो कि 10 डेटा लिखा, 10 डेटा को एक पेज पर लिख करके अपने पॉकेट में रख लिया। अब कहीं भी जा रहे हो, ठीक है, जैसे ही 2 मिनट का समय मिल रहा है निकाल के देख लिया। दूसरा तरीका ये है कि फ़ोटो खींच लिया। फ़ोटो खींचने में है कि मोबाइल ऑन करोगे तो शॉर्ट्स देखने लगोगे, ठीक है ना, तो मोबाइल में मत रखिए, बिना मोबाइल के उस कागज़ पे भरोसा करिए, ठीक है ना। चलिए, और ये जो झाड़ियाँ हैं वो कितना % रखती हैं कुल क्षेत्रफल का? तो 1.33% रखती हैं। फिर ISFR 2023 के अनुसार देश के पहाड़ी जिले में कुल वनावरण इतना है, कितना है? तो 2,83,713.20 इतना जो है पहाड़ी क्षेत्रों में कुल वनावरण है, ठीक है। और ISFR 21 के संशोधित आकलन की तुलना में इतना अधिक भी है, 234.14 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो पहाड़ी क्षेत्रों का वनावरण अगर पूछा जाएगा तो आप बता भी सकते हो कि 2,83,713.20, जो कि कुल इन जिलों के भौगोलिक क्षेत्रफल का 40.26% है। यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो आपका वन नीति वाला डेटा था 1986 का कि टोटल आपका वन होना चाहिए कितना, 1988 का कितना वन होना चाहिए? 33%, उससे अधिक है पूर्वोत्तर राज्यों में। फिर आता है कि देश के पूर्वोत्तर भाग के 8 राज्य क्रमशः अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा में देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.898% भूभाग है, जबकि देश के कुल वनावरण का लगभग 1/4 भाग स्थित है। कि भारत की जो टोटल भूमि है, ठीक ना, उसका केवल 7.98% जो भूभाग है वही नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन अगर वनों की बात की जाएगी तो इसी लगभग 8% भूभाग पर 1/4 वनावरण जो है टोटल
वहाँ पर है। अब आती है याद करने वाली चीज़ें इस डिब्बे में। तो पहले डिब्बे से पहले कुछ चीज़ें और देख लेते हैं कि कुल वनावरण एवं वृक्षावरण अगर देखा जाए इन राज्यों में तो आ जाता है 1,74,394। मैं इसको रटने के लिए कभी नहीं कहूँगा, बिल्कुल मत रटिए, ठीक है ना। उतने में कुछ और कर लीजिए, ठीक। जो यहाँ के भौगोलिक क्षेत्रफल का 66.50% है, हाँ इसको रटने के लिए मैं जरूर कहूँगा कि आप इसको जरूर रट लीजिए कितना परसेंट है, तो 66.52% है। अगर राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ा एरिया वन का कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। फिर है महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, ऐसे ऐसे करके है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर संघीय क्षेत्र में देखा जाए तो अंडमान निकोबार में है। अब आता है 2021 की तुलना में 2023 में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ कहाँ हो रही है। तो मिजोरम में सर्वाधिक वृद्धि हो रही है वनावरण में, केवल वनावरण की बात कर रहा है, वृक्षावरण की बात नहीं कर रहा। 241.73। फिर गुजरात में वृद्धि हो रही है, फिर उड़ीसा में वृद्धि हो रही है, फिर कर्नाटक, फिर केरल में, ठीक है। तो मिजो, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, ठीक है ना। तो मैंगो के मतलब किसको किसको मैंगो दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये याद कर लेना कि ISFR 2023 में कहाँ कहाँ वृद्धि हुई है। तो MGO में हुई है, यानी कि मिजोरम में हुई है, मणिपुर में नहीं हो सकती, वहाँ आग भड़की हुई है, ठीक ना, वहाँ तो पेड़ वेड़ जला देंगे। तो आपका मिजोरम में हुई है, गुजरात में हुई है और उड़ीसा में हुई है, फिर कर्नाटक और केरल में हुई है। ये चीज़ याद रखना है 2021 की तुलना में। फिर आगे बात करता है ISFR 2023 में वनावरण में सर्वाधिक कमी कहाँ हुई है। सर्वाधिक कमी जो हुई है वो आपकी हुई है मध्य प्रदेश में, यानी कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और सर्वाधिक वनों में कमी कहाँ हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है। फिर हुई आंध्र प्रदेश में, फिर तेलंगाना में, त्रिपुरा में और अरुणाचल प्रदेश में। तो टॉप 3 आपको याद करना है। पढ़ने का क्या तरीका होता है कि टॉप 3 तो कम से कम याद होना ही होना चाहिए। और हाँ बिल्कुल याद होना चाहिए, सच बता रहा हूँ। जो PCS निकालते हैं, जो प्री क्वालिफाई करते हैं, मेंस क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें डेटा नहीं याद होता है, याद होता है और याद करना पड़ेगा। अब चाहे समझ के याद करिए या वीडियोस को बार बार देख के याद करिए, बट याद तो करना पड़ेगा, उससे आप बच के भाग नहीं सकते। आगे बात करता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य कौन है। तो मैंने बताया कि सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट्स है, अरुणाचल प्रदेश। फिर आता है छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश का ही भाग था। फिर उड़ीसा और महाराष्ट्र आते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है, तो 77,073 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर बेसिकली, ये आपके मध्य प्रदेश में है। फिर आता है आपका 65,000 कुछ किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में आता है। फिर 55,000 छत्तीसगढ़ में आता है, 52,000 उड़ीसा में आता है और 50,000 महाराष्ट्र में आता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इन दोनों में तो बहुत कम, इन दोनों में भी कम ही अंतर है, ठीक है ना। तो हो सकता है भविष्य में इन दोनों का पोजीशन बदलता हुआ दिखाई दे, लेकिन अभी मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की पोजीशन कोई बदलती हुई दिखाई नहीं देगी। आगे 2 3 4 और आप ISFR पढ़ोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर आता है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले राज्य। क्या मतलब है इसका, कि राज्य तो बहुत छोटा है, एरिया से देखा जाएगा तो वन भी वहां पर बहुत कम है, एरिया वाइज वन बहुत कम है, ठीक है ना। लेकिन जितना बड़ा राज्य है उसमें बहुत ज़्यादा वन है। मतलब अगर एक राज्य को एक केक मान लो, ठीक है, अब क्या प्रतिशतता समझाना, लेकिन बस ऐसे समझ लीजिए कि एक ही व्यक्ति उसमें जो है 90% शेयर रख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की वन तो छोटा है लेकिन राज्य तो छोटा है लेकिन वन उसमें बहुत ज़्यादा है। तो 85.34% है मिजोरम में, तो मिजोरम याद कर लीजिए। और अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद फिर मेघालय, फिर मणिपुर और नागालैंड। परसेंटेज के हिसाब से 85% वन रखता है क्रमशः, 78% अरुणाचल रखता है, 75% मेघालय रखता है, मणिपुर जो है वो भी 74% रखता है, तो इसको याद कर सकते हो। और 73% रखता है नागालैंड। क्यों बोला हूँ इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से 3 वर्षों से मणिपुर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। तो मणिपुर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ दिखाई दे इधर उधर की, उसको जरूर पढ़िए। यही तरीका है कि एग्जाम के क्वेश्चन गेस कर पाएंगे आप। कहते हैं ना कि कहाँ से पूछ लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, यही है कि अगर न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेट करते हुए चलिए आगे कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले, अब ये वनावरण की बात नहीं कर रहा है, वृक्ष के आवरण की बात कर रहा है कि वृक्ष कहाँ पर ज़्यादा है। तो वृक्षावरण वाले अगर उसकी बात किया जाए तो महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है वृक्षावरण। फिर राजस्थान में है और फिर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। ये वृक्षावरण की बात कर रहा है। फिर आता है सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशतता वाले राज्य। तो प्रतिशतता की बात करेंगे तो सबसे वृक्षावरण प्रतिशतता में केरल के पास वृक्षावरण की प्रतिशतता सबसे ज़्यादा है। फिर आता है गोवा और फिर आता है छत्तीसगढ़, ठीक है।
अब कहता है वनावरण वृक्षावरण की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है, तो ये भी मध्य प्रदेश के पास ही रिकॉर्ड है, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर महाराष्ट्र आ जाता है तीसरे नंबर पर। यहाँ पर छत्तीसगढ़ नहीं आता है, जबकि अगर केवल वनावरण की बात करोगे तो तीसरे नंबर पर वहाँ पर छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है ना, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये भी है कि उत्तर प्रदेश भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो उत्तर प्रदेश का डेटा भी याद कर लेंगे, क्योंकि हम लोग हैं उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश का डेटा याद करना है कि अगर सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 3 राज्यों में से तीसरा राज्य पूछा जाए तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर क्या आता है, सर्वाधिक वृक्षावरण एवं वनावरण प्रतिशतता वाले 3 राज्य, कि 3 राज्य ऐसे बता दीजिए जहाँ पर वृक्षावरण और वनावरण का प्रतिशतता सबसे अधिक है, तो मिजोरम हो जाएगा सबसे अधिक। ठीक है ना, फिर हो जाएगा अरुणाचल और फिर हो जाएगा मेघालय। ठीक, और कह रहा है कि कहाँ पर वृक्षावरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, छत्तीसगढ़ में हुई, उत्तर प्रदेश में हुई। ठीक है, 2 डेटा याद कर लीजिए इसका भी। ये क्या है, वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि, मतलब वृक्षावरण जहाँ पर है वो तो ठीक है, लेकिन सर्वाधिक वृद्धि तो 683 किलोमीटर की वृद्धि जो है वर्ग किलोमीटर की छत्तीसगढ़ में हुई वृक्षावरण पर्यावरण में, और उत्तर प्रदेश में हुई 559.12 किलोमीटर की। चलिए, अब बात आता है कि हम लोग को कुछ और डेटा देखना है, जैसे क्या क्या डेटा देखना है, उत्तर प्रदेश की भी खास डेटा देखनी है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या बातें कह रही है। कह रहा कि ISFR 2023 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण देश के 12 तटीय राज्यों में 6,991.68 किलोमीटर है। ठीक है, जो कि ISFR 2021 की तुलना में 7.43 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है ना, मतलब इतना कम हो गया है, और ये टोटल फैला हुआ है, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। इसमें अति सघन वन की बात आती है, अति सघन मैंग्रोव, कुल मैंग्रोव का 29% जो है, 29.33% अति सघन मैंग्रोव है। फिर मध्यम सघन आती है जो कि 30.07% है, और खुले मैंग्रोव्स आते हैं 40.60%। यानी कि अगर हम लोग देखा जाए, आपसे प्रश्न पूछे कि मैंग्रोव्स की 3 टाइप्स में, ठीक है ना, 3 प्रकार में, यानी कि खुले मैंग्रोव क्षेत्र या अति सघन मैंग्रोव क्षेत्र, सघन मैंग्रोव क्षेत्र और खुले मैंग्रोव क्षेत्रों में कौन सर्वाधिक है, पहला दूसरा दोनों बराबर है, ठीक ना, या कोई नहीं, ऐसे करके तो आप बता देंगे कि जो खुले मैंग्रोव्स हैं वो 2026.87 वर्ग किलोमीटर हैं और 40.60% रखते हैं। चलिए, सर्वाधिक मैंग्रोव आबादित आच्छादित 4 राज्य की अगर बात की जाए तो वो कौन है, पश्चिम बंगाल सबसे पहले, फिर आ जाएगा गुजरात, फिर आ जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के बाद कौन है, गुजरात है, और फिर अंडमान निकोबार है, और लास्ट में कौन आता है, आंध्र प्रदेश आते हैं। जबकि 4 सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिले की बात किया जाए तो साउथ 24 परगना, यानी कि दक्षिण परगना या दक्षिण 24 परगना जो जिला है वो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव रखता है पश्चिम बंगाल का। फिर आता है कच्छ कहाँ पर है, गुजरात में, ये दूसरे नंबर पर मैंग्रोव रखता है जिला। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो तीसरे नंबर पर रखता है, और केंद्रपाड़ा उड़ीसा का ये चौथे नंबर पर ऐसा जिला है जो कि मैंग्रोव परसेंट सबसे ज़्यादा, या मैंग्रोव सबसे ज़्यादा रखता है, परसेंट नहीं, मैंग्रोव सबसे ज़्यादा रखता है स्क्वायर किलोमीटर में। देश के कुल मैंग्रोव आवरण में पश्चिम बंगाल के दक्षिण परगना जिले का कितना योगदान है, 41.85% योगदान है। तो ये पॉइंट भी रखना है याद कि दक्षिण 24 परगना का योगदान कितना है कुल मैंग्रोव आवरण का, ये है 41.85%। ठीक है, विश्व में मैंग्रोव का सर्वाधिक क्षेत्र एशिया में है। ISFR 2023 के तहत देश में राष्ट्रीय स्तर तथा राज्य स्तर पर वनों एवं वनों के बाहर वृक्ष, जिसको बोलते हैं ट्री आउटसाइड ऑफ फॉरेस्ट, तथा भू आकृतिक क्षेत्रों में TOF के वृद्धिमान स्टॉक, ग्रोइंग स्टॉक का भी आकलन प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार देश में वृक्षों का वृद्धिमान स्टॉक 6,429.64 मिलियन घन मीटर अनुमानित है, जिसमें 4,478.89 मिलियन घन मीटर क्षेत्र वन क्षेत्र के भीतर और 1950.75 मिलियन घन मीटर अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर अंकित है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है ये आपका TOF के चांस क्यों बन रहा है ये बता रहा हूं आपको, ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि TOF का पहली बार कैलकुलेशन कर रहे हैं इस बार।
तो इस पर प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा है। आगे देखते हैं। आगे है कि ISFR 2021 की तुलना में ISFR 2023 में देश के वृद्धिमान स्टॉक में 262.32 मिलियन घन मीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। राज्यों अथवा संघीय क्षेत्रों में वनों में सर्वाधिक वृद्धिमान स्टॉक क्रमशः अरुणाचल प्रदेश का है, उत्तराखंड तथा छत्तीसगढ़ में है, जबकि TOF में सर्वाधिक वृद्धिमान स्टॉक महाराष्ट्र में अंकित है। फिर यहाँ पर कार्बन स्टॉक का डेटा दिया हुआ है। कहता है कि राज्यों के संदर्भ में अरुणाचल प्रदेश जो है सर्वाधिक कार्बन स्टॉक रखता है, और वहीं वनों में कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन के स्तर पर था, जो ISFR 2023 में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि के साथ 7,285.5 मिलियन टन के स्तर पर अभी हो गया है। तो अगर प्रश्न ये पूछता है कि कार्बन स्टॉक का क्या किया जाए, तो आप कहेंगे कि कार्बन स्टॉक का ये किया जाए कि पिछले ISFR की तुलना में इस बार कुल मिला के 81.5 मिलियन टन बढ़ ही गया है, और उसमें भी सर्वाधिक कार्बन स्टॉक अरुणाचल प्रदेश का है मित्रों। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश दूसरे और छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर आता है, यानी कि सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है आपका मध्य प्रदेश, और फिर आता है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है ना, कार्बन स्टॉक के उसमें। अब जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारे सामने है वो क्या है, ISFR 2023 में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं क्या है ये। तो ISFR 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 17,435 वर्ग किलोमीटर है। तो इस डेटा को याद कर लीजिए, जहां पर याद करने वाला होगा वो मैं याद करने के लिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये डेटा याद कर लीजिएगा। जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का 7.24% है, किसके भौगोलिक क्षेत्र का, तो यूपी के भौगोलिक क्षेत्र का 7.24% है। भारत के कुल वन क्षेत्र का 2.25% है। तो अगर ये पूछता है कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया यूपी में भारत का कितना प्रतिशत है, तो 2.25% यहाँ पर है। अगर रिकॉर्डेड वनों की बात की जाए, यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट अभिलिखित वनों की बात की जाए, तो 66.37% वन आरक्षित वन है, यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, और 1.89% संरक्षित वन और 33.74% अवर्गीकृत वन है। तो ये बेसिकली लिखना चाह रहा था कि 1.89% वर्गीकृत वन, ये वर्गीकृत है, क्लासिफाइड वन है, और बाकी जो 31.74% है वो अवर्गीकृत वन है। ठीक है, अब अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021 के दौरान के उपग्रह आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण 15,045.80 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.24% है। इसमें 2688.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अति सघन वन, ठीक है ना, ये अति सघन वन है, तो ये वेरी डेंस फॉरेस्ट है। ठीक है ना, 1.12%, और कितने एरिया में मीडियम डेंस फॉरेस्ट है, तो 4,001.41 वर्ग किलोमीटर एरिया है, जो कि 1.66% बनाता है, और 8,355 जो है ये खुला वन क्षेत्र है, जिसको ओपन फॉरेस्ट कहते हैं, 3.46% बनाता है। इसके अतिरिक्त 639.51 वर्ग किलोमीटर राज्य में झाड़ियाँ हैं। तो झाड़ियों का परसेंट याद कर लीजिए कि लगभग 0.27% झाड़ियाँ हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न जब पूछेगा एग्जामिनेशन में तो कठिन हो जाएगा, और जब एग्जामिनेशन बीत जाएगा तो ये होगा कि इतना आसान सा डेटा पूछा था जो लोग कर नहीं पाए। इसीलिए जो एग्ज़ाम देता है ना, उसी को पेपर का असली पैटर्न पता रहता है पीछे। ठीक है, तो ISFR 2021 के आंकड़ों की तुलना की जाए तो राज्यों के वनावरण में कुछ वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, तो 118.43 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब जो याद करने वाली चीज़ है वो अब यहाँ पर शुरू हो रही है कि उत्तर प्रदेश में वनावरण की स्थिति। अब इसको तो पूरा टेबल याद हो जाना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि सर्वाधिक वनावरण वाले जिले, तो सोनभद्र सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है, फिर आता है खीरी, और फिर आता है मिर्ज़ापुर। ये सर्वाधिक वनावरण वाले जिले हैं। ठीक है, तो याद कर लेंगे सोनभद्र, ठीक, फिर आता है खीरी, और फिर आता है मिर्ज़ापुर। ओके, फिर अगर न्यूनतम वनावरण वाले जिलों की बात की जाए तो आता है संत रविदास नगर या भदोही। अब ये भदोही हो गया या मिर्ज़ापुर हो गया या सोनभद्र हो गया, सब एक ही आसपास में है। फिर दूसरा आता है मऊ, कम वाले जिलों में, जबकि मऊ एक गांव वाला एरिया, वहाँ पर वनावरण जो अधिक होना चाहिए था लेकिन नहीं है। और संभल जो है ये भी है। ठीक, यहाँ पर भी वनावरण कम है। फिर आता है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले, मतलब कि
पूरे उस जिले में कितना प्रतिशत वन है, ठीक है। तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिलों के बारे में पूछ रहा है। तो हो गया सोनभद्र, चंदौली और श्रावस्ती, ठीक। तो श्रावस्ती जो है यहाँ पर प्रतिशत ज़्यादा है, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा है और चंदौली में उसके बाद है। वहीं न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिलों की बात की जाए तो सबसे कम जो है वो है संभल में, फिर भदोही में और फिर मैनपुरी में। ये न्यूनतम वनावरण नहीं, प्रतिशत, वनावरण का प्रतिशत जो है वो जहाँ न्यूनतम है वो वाले ज़िले यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे संभल है, भदोही है, मैनपुरी है। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण कितना है, तो 8,950, लगभग 9,000 के आसपास है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.72% है। वहीं राज्य का कुल वनावरण और वृक्षावरण पूछा जाए तो 23,996, लगभग 24,000 के आसपास है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 10% यानी कि 9.96% है, ठीक है। तो ये पहली न्यूज़ खत्म होती है, जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है। 26 मिनट का समय इसी न्यूज़ ने ले लिया है। अगला है तमिलनाडु में लौह युग की शुरुआत की पुष्टि, कि तमिलनाडु में कुछ ऐसा पाया गया है जिससे पता चलता है कि वहाँ पर लौह युग की शुरुआत हुई थी। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है दोस्तों, महत्वपूर्ण क्या है कि अब जो है प्रश्न पूछेगा आपके लौह युग से, जो कि तमिलनाडु से रिलेटेड नहीं होगा, स्टैटिक होगा। तो देखते हैं कि ऐसा माना जाता है कि लौह जो है, आयरन टेक्नोलॉजी की उत्पत्ति पहली शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि फर्स्ट मिलेनियम BCE से हुई है। एशिया माइनर में हुई है। कहाँ पर हुई है? एशिया माइनर। तो एशिया माइनर आज के समय में कौन सा एरिया है अगर मैप में देखा जाए तो? ये आपका टर्की या तुर्की का जो इस्तांबुल, तुर्की इसके आसपास का जो एरिया है, इसको एशिया माइनर बोलते हैं। और तकनीकी प्रसार के तहत तेजी से विश्व के अन्य हिस्सों में फैल गई। इस जो डिफ्यूज़न बेस यानी कि प्रसार आधारित जो एक केंद्रित सिद्धांत को चुनौती देते हुए कई विद्वानों ने कहा कि भाई ऐसा नहीं होगा कि यहाँ एशिया माइनर से ये पूरे विश्व के कोने कोने में चली गई। ऐसा भी तो हो सकता है कि विश्व के कई हिस्सों में एक साथ ही आई हो। तो बहुकेंद्रित सिद्धांत यानी कि मल्टी सेंट्रिक अप्रोच को समर्थन किया। विश्व के प्रत्येक राष्ट्र में लौह धातु की प्राचीनता को पहचानने के लिए वैज्ञानिक प्रयास आरंभ किए गए और भारत में भी आरंभ किया गया। भारत क्यों पीछे रहेगा? तो तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग भी तमिलनाडु में लौह तत्व के प्रारंभिक उपयोग का पता लगाने और पहचानने के इस विशाल कार्य में सक्रिय रूप से शामिल था। विभिन्न पुरातात्विक जांचों के एकत्रित नमूनों से प्राप्त वैज्ञानिक तिथियों की श्रृंखला ने तमिलनाडु में लौह धातु की प्राचीनता को लगभग 2,953 ईसा पूर्व से 3,345 ईसा पूर्व के कालखंड में रखा है। यानी कि लगभग 3,000 साल ईसा से पहले, यानी कि जैसे हम लोग 2025 में जी रहे हैं ना, तो 2025 को घटा दोगे तो जीरो आ जाएगा, और उसके भी 3,000 साल पहले, इतना पुराना जो है इस कालखंड में रखा गया है कि यहाँ पर लोहा तब यूज होता था। और इस संदर्भ में तमिलनाडु में लौह धातु की उत्पत्ति 4वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व की पहली तिमाही मानी गई है। स्मरणीय तथ्य क्या है कि भाई तमिलनाडु में हुआ नया खोज जो है दक्षिण भारत में लोहे की युग का शुरुआत बताता है 3,445 ईसा पूर्व, और अब तक माने गए लगभग 2,000 साल पहले, मतलब जो भी माना गया था उससे भी लगभग 2,000 साल पहले का समय दिखाता है। ये खोज तमिलनाडु को लौह उपयोग और धातु विज्ञान यानी कि मेटलर्जी में सबसे प्राचीन क्षेत्रों में एक जो है स्थापित करती है। यह खोज तमिलनाडु के तूतुकुडी जिले के शिवगलाई स्थल पर हुई। तो ये अब इम्पॉर्टेंट बात जो याद करने वाली है वो ये है कि थूथुकुडी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर शिवगलाई यहाँ पर लिखा भी है, शिवगलाई स्थल पर यह खोज हुई है। एंटिक्विटी ऑफ आयरन रिसेंट रेडियोमेट्रिक डेट्स फ्रॉम तमिलनाडु, ये एक रिपोर्ट आई है। लेखक हैं इसके राजन और आर शिवानंथम, जिसमें इन्होंने ये उल्लेख किया है। एंटिक्विटी ऑफ आयरन, किसी चीज़ की एंटिक्विटी, एंटीक चीज़। रिसेंट रेडियोमेट्रिक डेट्स फ्रॉम तमिलनाडु। रिपोर्ट में प्रस्तुत यह निष्कर्ष प्रसिद्ध अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रमाणित है। खोज दर्शाती है कि 5300 वर्ष पूर्व ही तमिलनाडु लौह उपयोग करने लगा था। 5300 वर्ष कब से? 25 मतलब 2025 चल रहा है ना, तो यहाँ से 5300 वर्ष पूर्व, यानी कि माइनस 2000 कर दोगे तो जीरो आ जाएगा, और फिर इसमें से माइनस 3000 करोगे तो 3000 BCE आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आता है, चलिए आगे देखते हैं क्या चीज़ इसमें दी हुई है। अब ये खत्म हो गई न्यूज़ यहाँ पर। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि लौह युग वाले में बहुत ज़्यादा कुछ डेटा है नहीं। नाम का डेटा है, कब ईयर का डेटा है, और बाकी स्टैटिक पोर्शन से इसमें प्रश्न पूछेगा।
अगला जो न्यूज़ है हम लोग का वो है सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन। तो सोनमर्ग सुरंग जो है वही जेड मोक सुरंग के नाम से भी जाना जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें जेड आकार का मोड़ पड़ता था, इसलिए उसका नाम था जेड मोर सुरंग, ठीक है। और इसका जो है अभी नाम बदल दिया गया है। चलिए देखते हैं सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन पीएम मोदी ने कब किया, कैसे किया। सोनमर्ग का अर्थ होता है सोने का मैदान, मर्ग मतलब होता है मीडो, ठीक है ना, जैसे गुलमर्ग होता है, सोनमर्ग होता है, ठीक है ना, इसी तरह से सेम उसी चीज़ों को जब आप उत्तराखंड में आएंगे तो बुग्याल या प्यार बोला जाता है, ठीक है ना, जैसे बहुत सारा नाम वहाँ भी जानते होंगे आप, ठीक। तो श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम के साथ जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय गंतव्यों में से एक है सोनमर्ग। तीन स्थल ये अन्य जहाँ अन्य तीनों स्थल वर्ष भर पर्यटकों के लिए उपलब्ध रहते हैं। सोनमर्ग को NH1 पर भारी बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण एक अद्वितीय चुनौती का सामना करना पड़ता है, यानी कुल मिलाकर के वहाँ पर सैलानी नहीं आ पाते, इतनी ज़्यादा बर्फबारी और हिमस्खलन होता है, ठीक। तो प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के परिणामस्वरूप लगभग 4 महीने तक सड़क बंद होने के कारण सोनमर्ग पर्यटकों की पहुंच से दूर रहता है। इस क्षेत्र में सभी मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए जेड मोड परियोजना का शुभारंभ किया गया। 13 जनवरी 2025 को, इसकी डेट याद कर लीजिए, 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया। इस सुरंग का पुनर्नामकरण सोनमर्ग सुरंग के रूप में कर दिया गया है। जेड मोड के नाते उसको जेड मोड सुरंग कहते थे, अभी इसका नाम क्या बदल के कर दिया गया है, तो सोनमर्ग सुरंग कर दिया गया है। फिर कहता है कि उल्लेखनीय है कि जेड मोड सुरंग का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के जेड आकार के उस सड़क खंड के नाम पर रखा गया था जहां इस सुरंग का निर्माण किया गया। जेड मोड सुरंग जम्मू एंड कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित है। इस सुरंग परियोजना की कुल लंबाई 12 किलोमीटर है, तो गांदरबल में है, 12 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। बहुत सारा पैसा 2700 करोड़ रुपया लगा है। अब इसमें जो है समानांतर निकास सुरंग बनाई गई है, यानी कि पैरेलल एस्केप टनल बनाई गई है। तो टोटल 6.426 किलोमीटर लंबी मुख्य सुरंग है और 6.412 किलोमीटर लंबी एक समानांतर निकास सुरंग है, और दोनों तरफ कुल मिलाकर के 5.568 किलोमीटर लंबी सड़क पहुंच वहां पर दी गई है। ये 2 लेन वाली सुरंग है, द्विदिशात्मक सड़क सुरंग है, यानी कि बाई डायरेक्शनल रोड है। गांदरबल जिले में गगनगीर और सोनमर्ग के बीच बनाया गया है। तो ये भी पूछ सकता है कि एक पॉइंट कौन सा है, तो गगनगीर है, और दूसरा पॉइंट कौन सा है, तो सोनमर्ग है। इसके बीच में स्थित है और समुद्र तल से 8,652 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह सुरंग लेह के रास्ते में श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। तो काफ़ी आसान खबर है, 3-4 पॉइंट इसमें याद रखने वाले हैं कि भाई नाम क्यों, कैसे था, कब उसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ठीक है, कितने किलोमीटर लंबी है, ठीक ना, कितने लेन वाली है। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि क्यों इसको ट्विन टाइप की सुरंग बनाया गया। तो एक सुरंग अगर किसी कारण एवलांचे से या भूस्खलन से गड़बड़ हो जाए तो दूसरी सुरंग से लोगों को निकालने के लिए इस ट्विन सुरंग बनाया गया, ठीक है। कितनी ऊंची है, तो 6,500 प्लस मीटर ऊंची है, सॉरी फुट ऊंची है, यानी कि 8,652 फीट टोटल इसकी ऊंचाई पड़ती है। अगला आता है दोस्तों केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना। तो केन और बेतवा कहाँ की नदी है, तो केन बेतवा दोनों मध्य प्रदेश में बहने वाली नदी है। और जो केन नदी है बेसिकली वो पन्ना टाइगर रिजर्व के आसपास पड़ती है। तो केन बेतवा को जोड़ रहे थे और पन्ना टाइगर रिजर्व से होते हुए ये नदी जोड़ो परियोजना जाती, जिसमें पन्ना टाइगर रिजर्व का एक खास हिस्सा डूब जाता। बदले में फ़ायदा क्या होता कि केन बेतवा नदी को अगर हम लोग जोड़ देते तो जो जल की सदुपयोगिता है वो बढ़ जाती है और जो बुंदेलखंड का एरिया, सूखा एरिया है, उसमें हम पानी पहुंचा सकते। तो यही परियोजना है। हालांकि इस पर बवाल चल रहा था। तो एनपीपी के अनुसार नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए अध्ययन करने एवं रिपोर्ट तैयार करने का दायित्व तो जल शक्ति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी NWDA को दिया गया है, ठीक ना, यानी कि नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी को दिया गया है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 दिसंबर को केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास कर दिया। इस शिलान्यास में मध्य प्रदेश के खजुराहो में इसको किया गया शिलान्यास इसका, ठीक है। यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत पहली नदियों को जोड़ने वाली परियोजना है, ठीक है ना। मतलब एनपीपी के तहत ये पहली नदी को जोड़ो वाली परियोजना है, ठीक है। ज्ञातव्य है कि विश्व जल दिवस 22 मार्च 2021 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में क्या हुआ कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय जो है और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य एक ऐतिहासिक ट्राइपैट्रेट यानी कि त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हुआ। बेसिकली एक MOU टाइप का हुआ। क्या हुआ ये
ये लोग कहें कि पहली यानी कि फर्स्ट मेजर केंद्र संचालित निजी जोड़ो परियोजना लेकर के आते हैं, जो कि केन बेतवा लिंक परियोजना होगी, और उसका कार्यान्वयन पर एक समझौता ज्ञापन हो गया। परियोजना के तहत छतरपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर दौधन गांव में केन नदी पर एक बांध बनाने का निर्माण किया जाएगा या काम किया जाएगा। तो दौधन गांव में एक केन नदी पर बांध बनाने का काम किया जाएगा, ऐसा कहा गया। फिर कार्यान्वयन के लिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी, इसकी जो है विशेष प्रयोजन वाहन की स्थापना की जाएगी, जिसको KBLPA भी कह रहे हैं। इस पे खर्चा कितना आएगा, तो 44,605 करोड़ रुपए टोटल आएंगे, ये भी बता दिया गया, जिसकी कीमत जो है 2020-21 के आधार पर लगाई गई थी। ये परियोजना क्या करेगी कि जल की कमी से जूझते उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य तक विस्तारित बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए उपयोगी होगी। इससे उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर लाभान्वित होंगे। मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दामोह, दतिया, निवाड़ी, विदिशा, शिवपुर, रायसेन होंगे। कितने डिस्ट्रिक्ट होंगे इसको रट लीजिए। तो उत्तर प्रदेश के 1, 2, 3, 4 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के होंगे। वहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश के लाभान्वित होंगे। ठीक है। केन एवं बेतवा नदी के बारे में पढ़ लेते हैं कि केन नदी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य एक अंतर राज्यीय नदी है, इंटर स्टेट रिवर है। इसका उद्गम कटनी जिला मध्य प्रदेश में अहिरगवा में होता है। कुल लंबाई 427 है। 292 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। बांदा जिला स्थित चिल्ला एक गांव में यमुना में मिल जाती है। इस नदी पर रानेह जलप्रपात है, जो सूखा रहता है, मैं घूमा हूँ रानेह जलप्रपात। ठीक है। और केन घड़ियाल सेंचुरी है, ये प्रमुख पर्यटक आकर्षक केंद्र है। बेसिकली ये जो रेने फॉल है, इसको राने फॉल बोलते हैं। तो वहाँ आप चले तो जाएंगे, लेकिन अगर आप गर्मी के मौसम में जा रहे हैं, गर्मी का मौसम मीन्स बारिश में अगर नहीं जाते हैं, बरसात में अगर नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पानी नहीं मिलेगा, पानी बिल्कुल नीचे मिलेगा। हाँ, वहाँ देखने वाली क्या बातें मिलेंगी, तो वहाँ पर आपको दिखाई देंगी ग्रेनाइट की चट्टानें, ठीक है ना, लाइमस्टोन भी मिलेगा, ग्रेनाइट भी मिलेगा, क्वार्ट्ज भी देखने को मिलेगा, ये सब कुछ मिलेगा। ठीक है ना। तो इतनी सारी चट्टानें आई कहाँ से हैं, तो रहने में कोई भी अगर गाइड वाइड है आपके पास, एक गाइड लेना ही पड़ता है, तो गाइड आपको बताएगा कि यहाँ पर जो है बहुत पहले ज्वालामुखी ये उद्गार हुआ था, यानी कि वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, और उसी के थ्रू ये जितनी भी चट्टानें हैं वो वहीं से निकली हुई हैं। और आप जहाँ तक देखेंगे वहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी आपको रहने की चट्टानें ही दिखाई देंगी। ठीक है। तो फोटो अभी मैं दिखा सकता हूँ रहने फॉल का, लेकिन कोई मतलब नहीं है। और दूसरा केन घड़ियाल सेंचुरी है, तो वृक्षों के बीच से होते हुए आपको एक आगे सेंचुरी मिलती है, जो कि केन घड़ियाल सेंचुरी मिलती है। ठीक है। फिर पन्ना टाइगर रिजर्व से गुजरती है, मैंने आपको ही बता दिया, यहाँ भी मैं गया घूम आया वहाँ पर। बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन जिला मध्य प्रदेश है। बेतवा नदी राजघाट, परीक्षा और माता टीला बांध है, जो परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। तो ये फिर से परीक्षक को एक मौका मिल गया कि भाई हम इस पर प्रश्न पूछेंगे कि राजघाट कहाँ पर है, परीक्षा बांध कहाँ पर है और माता टीला कहाँ पर है। ठीक है। अगली जो न्यूज़ है वो हम लोग की ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना। तो ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है ना। इसका उद्घाटन हुआ अभी 25 दिसंबर 2024 को। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना आई है। विद्युत मंत्रालय के नियंत्रण अधीन एक नवरत्न कंपनी है, जिसका नाम है SJVN। ठीक ना। SJVN का फुल फॉर्म है तो सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है ये है। तो इस परियोजना को सफलतापूर्वक चालू किया है। ये ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क में स्थित है। इसकी क्षमता याद कर लीजिए 90 मेगावाट की होगी। मध्य प्रदेश और उत्तर भारत में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं में से एक है, और कुल क्षमता 600 मेगावाट की होगी। ठीक ना। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना की क्षमता 90 मेगावाट है, जबकि ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क भारत में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है, जिसकी क्षमता 600 मेगावाट यहाँ पर होगी। ठीक है। और इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। आगे है आपका जलवाहक अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो संवर्धन योजना। सोच रहा हूँ कि आज रात में 11 बजे एक लेक्चर और ला दूं, जिसमें राष्ट्रीय खबरों को आज ख़त्म ही कर दिया जाए और अंतर्राष्ट्रीय शुरू कर दिया जाए। अभी चूंकि इतना ही लेक्चर हो पाएगा, मैंने बताया भी है कि थोड़ी तबीयत नासाज है, लेकिन मैं शाम को फिर से लेक्चर लूँगा। तो जो लोग भी इसको पूरा देख रहे हो, शाम में 11 बजे या 10:30 बजे के आसपास आप लोग वेट करिएगा। हिंदी का लेक्चर आता है, हिंदी के लेक्चर के पैरेलली हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे, और लगभग 1.5 घंटे के आसपास मैं लेक्चर दूंगा शाम में। तो अभी के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर तकलीफ होगी, लेकिन शाम में जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। तो धन्यवाद इस लेक्चर को देखने के लिए।